हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं। ठीक है, फिर से करंट अफेयर्स, ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि जो आई है थीसिस का है, उनकी जो बुक है उस बुक को ठीक से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम इसमें सभी प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब ज़्यादा नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ 66 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, बाकी आपने जो एक्स्ट्रा तैयारी की है इन 5-6 दिनों में ज़्यादा तैयारी नहीं हो सकती है, इसलिए इतनी सिर्फ आपको हम 66 प्रश्न तैयार करवाएंगे। जैसा कि यूपी और जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल या जो भी है, उससे टोटल मिला के लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनमें बता दिया गया है कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि कितना पढ़ोगे टाइम नहीं है अब। आपको बस मेन मोटिव है इन 30 क्वेश्चन से फ़िलहाल के लिए जो करंट अफेयर, इनसे 30 क्वेश्चन, और साइंस भी पढ़ा रहा है। साइंस से लगभग 16 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वो कवर हो जाएंगे, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है। और जियोग्राफी, ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ज्योग्राफी पर भी 20 क्वेश्चन आ जाएंगे टोटल। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट ईवीएस में भी 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे अब। तो टोटल जो क्वेश्चन कितने हो गए कि 25 लगभग इस तरह से हम पढ़ेंगे और इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे। तो फिर से आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो भारत और जापान का अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखते हैं कि भारत और जापान के बीच कैसे संबंध रहे हैं। तो 2020 मतलब 20 से 21 मार्च के बीच 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। श्री किशिदा ने यह भारत की यात्रा अनौपचारिक रूप से थी। यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 में आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग नहीं थी। एक जैसे कि औपचारिक यात्रा नहीं थी, ये अनौपचारिक यात्रा थी। ठीक है, जैसे वैसे तो जो किशिदा हैं, इन्होंने औपचारिक के तौर पर ये वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग के तरफ से आने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये उससे पहले आए। ज्ञातव्य कि 14वां भारतीय जापान से वार्षिक सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 14वां। अभी तो पूछा जाता है कि भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कितनी बार हुआ है, तो 14 बार हो चुका है। ठीक है, उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में जब भारत जापान राजनीतिक संबंध की स्थापना 17वां वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, 17वां वर्षगांठ। अब आज भारत का आज़ादी महोत्सव 75वां है। ठीक है, वर्ष 2022 में भारत जापान राजनीतिक संबंधों की स्थापना 17वां वर्षगांठ मनाई गई है। वर्ष 2023 में जहां G20 का अध्यक्ष है भारत, जहां G20 का अध्यक्ष है। ठीक है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। ठीक है, भारत कहाँ इस टाइम 2023 में भारत G20 का सदस्य है, मतलब अध्यक्ष है, चेयरमैन। ठीक है, उसकी अगुवाई कर रहा है, और जापान G7 का। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, और G7 का जापान। G7 शिखर सम्मेलन 2023 में 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई है, भारत जापान पर्यटन वर्ष। अब बात ऑस्ट्रेलिया की भी देखते हैं। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज ने यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है। जो अल्बनीज हैं, इन्होंने अभी हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है, और ये अपने पद पर आने के बाद इन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है। वर्ष 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 8 मार्च 2023 को, होली के दिन।
9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे हैं। 9 मार्च 2023 को ही श्री अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया था। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन किसके बीच है, ये पूछा नहीं जाएगा। संघ यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 4 दस्तावेजों पर आदान प्रदान किया गया है। ये पूछा जाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कितने दस्तावेजों के मध्य कितने समझौते हुए, कितने दस्तावेज का आदान प्रदान हुआ, 4। ऑडियो विजुअल से उत्पादन समझौता, खेलों में सहयोग पर समझौता, नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के मध्य आशय पत्र। 2 कार्यबलों यानी टास्क फोर्सेस यथा सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना। ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सा है कि सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना करने को बोल दिया है। ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य आशय पत्र। खेलों में सहयोग पर समझौता अध्यापन दिया है और ऑडियो विजुअल से पर समझौता हुआ है। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पायतन को एक साथ लाने का उद्देश्य भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती IAITC इंडियन ऑस्ट्रेलियन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज की घोषणा की है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया विवादकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ किया गया। अब ये जनरल रावत के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंपल बात है, CDS ऑफिसर है फर्स्ट इंडिया के थे, इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई और ये शहीद हुए हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने नाम सुना है इनका, बिपिन जनरल रावत फर्स्ट CDS। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर प्रथम जनरल रावत ऑस्ट्रेलिया विवादकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं यानी क्वालिफिकेशन को पारस्परिक मान्यता देने हेतु भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र, ठीक है, फ्रेमवर्क मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। डीकन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। डीकन विश्वविद्यालय, चलो ये भी देख लो। देखो, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। याद रखने वाली बात यह है कि डीकन विश्वविद्यालय एक ऐसा है जो अब इंडिया में भी अपनी शाखा खोलेगा या खोली है, इसने मंजूरी प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने भारत में पहली बार अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई सेवा खोली है। कोई ऐसी शाखा है ये जिसने फर्स्ट टाइम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये इस विश्वविद्यालय यानी कि नाम का है डीकन विश्वविद्यालय यानी डीकन यूनिवर्सिटी। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की गई है। डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिषद की स्थापना करेगा। देखो, डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी कौन है? गिफ्ट सिटी है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर को गिफ्ट सिटी बोलते हैं। ठीक है, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। जब भाई प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के हैं, ठीक है, तो वो अपने एरिया को तो गिफ्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो गिफ्ट सिटी में ही डीकन विश्वविद्यालय ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिषद की स्थापना की है। इसकी स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन विनिमय 2022 को अधिसूचित किया था। बात ऑस्ट्रेलिया ICTA देखते हैं।
29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। ज्ञातव्य है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित किया गया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन दस ECTA। ठीक है। भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापारिक समझौते को प्रभावी बनाने हेतु अद्वितीय गौरव हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि भारत ऑस्ट्रेलिया ICTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ था। एक दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। ठीक है, 1 दशक हो गया है कि किसी भी विकसित जो कि डेवलपमेंट कंट्री है उसके साथ कोई भी समझौता हुए। ठीक है, अब फिर से इंडिया और UAE के मध्य पहला व्यापार समझौता हुआ है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया था। ठीक है। ठीक है, अब ICTA को लागू होने पर सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं में को ऑस्ट्रेलिया बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। अब ICTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनें, यानी कि अब ये है कि जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना तो रुपये देना पड़ता है, जो सीमा शुल्क होता है उसको देना पड़ता है। अब वो सीमा शुल्क 0 कर दिया गया, यानी कोई सीमा शुल्क नहीं पड़ेगा। मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। ICTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीज़ा उपलब्ध कराएगा। ICTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्षों तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीज़ा, पढ़ाई के दौरान जो कार्य वीज़ा है ना वो उपलब्ध कराएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ मिलेगा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं में दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि पहले जो डबल टैक्स पड़ता था ना, अब वो डबल टैक्सेशन सिस्टम नहीं खत्म हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर इनकम के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। अब भारत भूटान रिश्ते देखते हैं। 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देंछु जल विद्युत परियोजना क्षमता है इसकी 720 मेगावाट का निर्माण किया जाएगा, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं सांगछू 1 जल विद्युत परियोजनाएं ये है 1200 मेगावाट पनात सांगछू। अब पनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजनाएं 1020 मेगावाट। खोलो गच्छू जल विद्युत परियोजनाएं 600 मेगावाट और चोखा जल विद्युत परियोजना है 336 मेगावाट। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित हुआ है। यह रेल लिंक कोकराझार असम को गेलुफू भूटान से जोड़ेगा। कोकराझार को गेलेफू से जोड़ेगा। यह भारत भूटान के मध्य पहला रेलवे लिंक होगा, भारत और भूटान के मध्य। भारत इटली 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में भी भारत यात्रा पर आया था। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इटली के प्रधानमंत्री की भारत
की पहली द्विपक्षीय यात्रा है 5 वर्षों के अंतराल के बाद। ठीक है, एंटोनियो तंजानी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। संघ यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीन संवाद 2023 एट्थ रायसीन डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। संघ यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया। संघ यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल, ठीक है, वे शामिल है। प्रवासन एवं गतिशील पर आशय की घोषणा है। भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज तैयार किया गया है। रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच, ठीक है, MOU। भारत जर्मनी के बीच देखते हैं तो 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा में 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। वर्तमान भूमिका में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2022 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार, इनोवेशन एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। अब भारत मिस्र देखते हैं तो 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। भारत की दूसरी राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व श्री सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरी भारत अफ्रीका फोरम समिति में भाग लेने हेतु सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2022 से 23 के मध्य 23 में भारत के G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। संघ यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल है। संघ यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOUs पर सहमति बनी है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग में के क्षेत्र में, प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग में सहयोग के क्षेत्र में। उल्लेखनीय है कि भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। भारत बांग्लादेश 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। बांग्लादेश की शेख हसीना। संघ यात्रा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी दौरा किया। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी का नाम क्या है? कुशियारा। कहता है कि कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है जो असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। संघ यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई यूनिट फर्स्ट का नामकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है। रूपसा रेल पुल भारत और बांग्लादेश के मध्य।
5.13 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोंगलापत्तनम को खुलना से जोड़ता है। साथ ही पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल और गेडे में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पेट्रापोल और गेडे भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन का निर्माण की आधारशिला 2018 में रखी गई थी। IVF भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपन्न टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। इस पाइपलाइन की लंबाई 131 किलोमीटर 131.57 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका विप्रकरण देखते हैं कि जो टाइम्स 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति देखते हैं तो 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन के अनुसार 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची रिलीज की गई है यानी जारी की गई है। यह सूची का 20वां संस्करण है। 2023 की टाइम्स 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें है कलाकार, प्रवर्तक, इनोवेटर्स, टाइटन्स, असाधारण व्यक्ति, लीडर्स हैं, आइकन्स और मार्गदर्शक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कलाकार के बारे में देखते हैं। श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकन अभिनेत्री सल्मा हायके एवं अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू मैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। कौन कौन है? मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सल्मा हायके और अमेरिकन अभिनेत्री ड्रू मैरीमोर। प्रवर्तक इनोवेटर्स श्रेणी में किलियन एम्बापे, फ्रेंच फुटबॉलर हैं किलियन एम्बापे आपने देखा होगा। ठीक है, अभी फुटबॉल हुआ था, उसमें इनकी टीम हार गई थी, लेकिन एम्बापे ने जो प्रदर्शन किया था वो प्रदर्शन अतुलनीय है, यानी कि इस वजह से इनको फ्रेंच फुटबॉलर में प्रवर्तक इनोवेटर्स की श्रेणी में रखा गया है। तथा इगा स्वेट, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी एवा स्विटेक, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है एगा। अब किनको असाधारण व्यक्ति देखते हैं। श्रेणी के में शामिल प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी भारतीय मूल के अमेरिकी लेखिका हैं, अभिनेत्री भी हैं, मॉडल भी हैं, टेलीविजन होस्ट भी हैं। पद्म लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी नाम से ही शुरू होता है कि भारतीय मूल की होंगी, लेकिन अमेरिकी लेखिका हैं, एक अभिनेत्री भी हैं, मॉडल भी हैं और टेलीविजन होस्ट भी हैं। एलन मस्क, आप इनका तो नाम से परिचित हैं कि स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एवं ट्विटर के CEO भी हैं। लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोन मेसी। अब नेता की श्रेणी में देखते हैं। कुल 20 लीडर देश लोग शामिल हैं, जिनमें से ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं, ओलेना जेलेंस्का। जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन। बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू। जैनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री हैं। ये नाम प्रमुख हैं। आइकन्स देखते हैं। कुल 15 लोग ने स्थान लिया है, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को भी शामिल किया गया आइकन्स में। मार्गदर्शक में फिल्म निर्देशक SR राजमौली को शामिल किया गया, इंडियन। ठीक है, राजमौली को, इनकी फिल्में भूतिया होती हैं। फिनलैंड यानी नाटो का 31वां देश देखते हैं, 31वां सदस्य। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, एक राजनीतिक एवं सैन्य संगठन है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन, जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। इस संधि को वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन ट्रीटी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक संधि हुई है और जिस पर नाटो हस्ताक्षर के साथ नाटो ने आधारशिला रखी है। ठीक है, और 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि
पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इस संधि को वाशिंगटन संधि यानी कि नाटो की संधि को वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अब देखो याद रखने वाली क्या बातें हैं कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बन गया फिनलैंड। ठीक है, इससे पूर्व उत्तरी मैसिडोनिया वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था मैसिडोनिया। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण यानी एसेसेशन से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई है। ज्ञातव्य है कि स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्वीडन को भी स्वीकार किया है, निकट भविष्य में वह आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा, तो हो जाएंगे 32, अभी हैं 31। ज्ञातव्य कि 4 भागीदार देशों में, लेकिन अभी इस टाइम कौन हुआ है, तो 31वां सदस्य बनाया फिनलैंड, इससे पहले बना था मैसिडोनिया। ज्ञातव्य कि 4 भागीदार देश यानी कि पार्टनर्स कंट्री ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षाएं घोषित की हैं। ये देश हैं बोस्निया हर्जेगोविना और जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। यूक्रेन और जो अभी काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन फेमस चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस बार में अब रूस कह रहा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनना है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इस वजह से पूरा का पूरा युद्ध छिड़ गया है। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में आर्टिकल 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। विश्व प्रसन्नता यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार कब हुई थी लॉन्च, 2012 में। और प्रसन्नता की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास संस्थान नेटवर्क UNIDSN एक प्रकाशन में है, जिसमें गैलप वर्ल्ड पूल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया गया है। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNIDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। संघ है कि रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है वे निम्न है। रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है वे निम्न है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस और जनरसिटी और परसेप्शंस ऑफ करप्शन। ठीक है, यानी कि सामाजिक अवलंबन, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार बोध। ठीक है, ये 6 हैं। इस रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य हैं? 137 रैंकों को प्रदान किया गया है। WHR, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में रैंकिंग हेतु 2020 से लेकर 22 तक के अर्थात 3 वर्षों से गैलप वर्ल्ड पोल की डाटा का उपयोग किया गया था। क्या गया है? 3 वर्षों का डाटा। ठीक है, तो WHR 2023 में लगातार 6 बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। उसके बाद डेनमार्क दूसरे पोजीशन पर, उसके आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड। लेकिन फिनलैंड और डेनमार्क को आप विशेष ध्यान रखना। फिनलैंड है फर्स्ट पोजीशन पर, डेनमार्क है सेकंड पोजीशन पे। और सबसे कम प्रसन्न वाले देश हैं, सबसे कम प्रसन्न वाले देश अफगानिस्तान, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पर आक्रमण हुआ है। ठीक है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा अप्रसन्न लोग देशों में अफगानिस्तान प्रथम नंबर पे है, दूसरा है लेबनान, तीसरा है सियरा लियोन और चौथा है जिम्बाब्वे और कांगो लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, लेकिन आपको सबसे लास्ट अंतिम देखना है अफगानिस्तान और लेबनान। WHR 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 126वां स्थान, यानी कि बहुत पीछे है अभी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि WHR 2022 में भारत का 136वां स्कोर स्थान था। ठीक है, 2022 में 136वां है और 2023 में 126वां है। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची 2023 में शामिल किए गए हैं। लद्दाख एवं मयूरभंज। तो 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों यानी ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची जारी की है।
इस सूची में भारत के 2 स्थल हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को भी शामिल किया गया है, लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को। ये 50 स्थल 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल है। मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाग और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, और जहाँ काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। मयूरभंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, इंटीजिएबल कल्चर हेरिटेज। तो उड़ीसा में कौन सा नृत्य होता है? छाऊ। मयूरभंज जो जिला है उसमें भी छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू पारदर्शी एवं तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य यानी कि फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्सों के हनले गांव में स्थापित किया गया है। ठीक है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हनले गांव में स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। यहाँ पे है फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में, तो 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी GTI 2023 के 10वें संस्करण जारी किया गया है। इसमें क्या क्या देखो, यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। GTI 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या रही है 6,701 लोग। उपयुक्त आंकड़े वर्ष 2021 की तुलना में 9% से गिरावट में आई है। वर्ष 2022 में आतंकवादी हमलों यानी टेरर अटैक्स की संख्या वर्ष 2021 के 5463 से 28% की गिरावट के साथ 3,955 दर्ज की गई है। जबकि वर्ष 2021 की भांति 2022 में भी इस्लामिक स्टेट IS लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट IS 410 आतंकी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना है। ठीक है, IS आतंक। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1,045 मौतों के लिए उत्तरदायी था। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 31 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। यानी इन जगहों पर जैसे भूटान रहा, चीन रहा, कुवैत रहा, ओमान रहा, सिंगापुर रहा, इन सब में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ है। अब आतंकवादियों से सर्वाधिक प्रभावित देखें अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, अफगानिस्तान को याद रखना है। इन मामलों में जहाँ पर काट छांट की बात आती है वहाँ पर अफगानिस्तान प्रथम नंबर हो जाएगा। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों के नाम देखते हैं। तो ब्रिक्स देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनको बोलते हैं ब्रिक्स देशों का स्थान। तो ब्राज़ील रहा है 85 पोजीशन पर, रूस रहा है 45 पोजीशन, भारत रहा है 13 पोजीशन पे। ठीक है, चीन रहा है 93 पोजीशन पे और दक्षिण अफ्रीका रहा है 79 पोजीशन पे। GTI 2023 में भारत ने 7.17 स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। 7.17 स्कोर के साथ 13वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति देखते हैं। प्रवृत्तियाँ 2022 अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 ट्रेंड्स ऑन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश क्रमशः हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। रूस, उसके बाद फ्रांस, चीन और उसके बाद जर्मनी। संयुक्त रूप से ये पाँचों देश भारत वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात का 76% के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2018 से 22 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिकी का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का 40% है।
जो वर्ष 2013-17 की तुलना में 14% अधिक है। 2018 से 20 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश क्रमशः भारत, सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया और चीन है। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर नहीं, मतलब ये खरीदने वाले हैं जो शस्त्र। तो भारत ने बहुत खरीदे हैं, सऊदी अरब ने भी खरीदे हैं और ऑस्ट्रेलिया, चीन सब ने खरीदे हैं। संयुक्त राष्ट्र से ये 5 देशों प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात यानी 36% की हिस्सेदारी के लिए उत्तरदायी रहे हैं। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा विश्व के शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। यद्यपि वर्ष 2013 से 17 के मुकाबले वर्ष 2018-22 में भारत के कुल आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2018 से 22 के विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है। वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे पर और अमेरिकी तीसरे पर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका है? रूस का। 2017 से 21 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं वर्ष 2018 में वर्ष इस सूची से बाहर है। रूस, फ्रांस, इजरायल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर है, यानी कि रिसीवर है। 95 ऑस्कर पुरस्कार देखते हैं। तो एकेडमिक अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल, कैलिफोर्निया में किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया है। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यंग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। जेनेट यंग। अकादमी का मुख्यालय बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस में 95 अकादमिक पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। तो 95 ऑस्कर पुरस्कारों में हेतु 11 नामांकन फिल्म है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे 11 नामांकन। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ड द्वारा प्रदर्शित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ड द्वारा, यानी दोनों ही डेनियल हैं, क्वान और स्किनर्ड। मल्टीवर्स के ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मल्टीवर्स, इस फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल येओह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल येओह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। मिशेल येओह। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल निर्देशक डैरेन एरोनसॉफ्स्की में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य प्रमुख विजेता देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं जेमी ली कर्टिस, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के हुई क्वाइन, एवरीथिंग वाले ये भी वही है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेवल्नी, डेनियल रोहरे, नेवल्नी। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवल्नी है, डेनियल रोहरे। सर्वश्रेष्ठ संगीत है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ओरिजिनल स्कोर। सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव अवतार, सबसे दृश्य प्रभाव है अवतार इफेक्ट वाला। द वे ऑफ वाटर, निर्देशक है जेम्स कैमरून। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा है जब कार्तिकी गोसाल्वेज द्वारा निर्देशित द एलिफेंट वेस्पर्स
को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, द एलिफेंट व्हिस्कर्स कार्तिक गोसलवेज द्वारा निर्देशित है। तमिल भाषा की इस फिल्म को कार्तिकी गोसलवेज और निर्माता गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया है। ठीक है, कार्तिकी गोसलवेज को और निर्माता गुनीत मोंगा को। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी सिखाया एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य है कि द एलिफेंट व्हिस्पर की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े यानी पोम्बन और बेली की है जो कि मदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी का एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं तथा उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया है जब एस राजामौली द्वारा RRR नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ गाने पर ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाटू नाटू गीत के संगीतकार एम एम कीरावानी अभी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा सा स्टेज पर गाना गाया है यही वाला। ठीक है, एम कीरावानी और गीतकार चंद्रबोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया है। इस गीत के गायक राहुल सिप्लीगंज एवं काल भैरव है। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म में से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत ओरिजिनल सॉन्ग्स का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माया गया था। उल्लेखनीय है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्टेड अंतिम 5 फिल्मों में शामिल नहीं रही है, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा है तो पैन डलेन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म है छेल्लो शो द लास्ट फिल्म शो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेल्लो शो यानी द लास्ट फिल्म शो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्ट लिस्टेड की गई 15 फिल्मों में चयनित थी, लेकिन 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना पाई है। ठीक है, 95 ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक में शामिल रही, यानी कि उन्होंने जो ऑस्कर बांटे हैं ऑस्कर जो देने वाला और घोषित में वो दीपिका पादुकोण ने इसमें उन लोगों में शामिल रही। कहते हैं कि ऑस्कर के मंच पर वर्ष 1980 में पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रेजेंटर के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री पार्सिस खवांटा थी। ठीक है, वर्ष 2016 में ऑस्कर प्राप्त पुरस्कर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय हैं प्रियंका चोपड़ा। लेगाटम समृद्धि सूचकांक देखते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। लेकिन उल्लेखनीय लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। याद रखने वाली क्या बातें हैं, लेगाटम इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किए गए। ये 16वां संस्करण है और ये विश्व समृद्धि सूचकांक 8 क्षेत्रों में यानी कि 167 देशों को रैंक प्रदान करता है। 167 देशों में 99.4% आबादी को समाहित किया गया है देश की यानी विश्व की। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों में डोमेन्स 12 स्तंभों यानी 3 डोमेन्स में 12 पिलर्स में और 67 एलिमेंट्स और 300 इंडिकेटर यानी संकेतकों पर आधारित है। उल्लेखनीय की समृद्धि के 12 स्तंभ निम्नवत हैं। ठीक है, रक्षा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पर्सनल फ्रीडम, गवर्नेंस, सोशल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, एनवायरनमेंट, एंटरप्राइज कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट एक्सेस, इकोनॉमिक क्वालिटी, लिविंग कंडीशंस, हेल्थ, एजुकेशन, नेचर, एनवायरनमेंट। विश्व 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। ठीक है, डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और हैप्पी इंडेक्स में फिनलैंड। दक्षिणी सूडान अंतिम रहा है और हैप्पी इंडेक्स में अफगानिस्तान लास्ट में। तो डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पर, स्वीडन सेकंड, नॉर्वे 3, फिनलैंड चौथे, यहाँ पर फिनलैंड थर्ड पोजीशन पर, स्विट्जरलैंड 5 में। ठीक है, तेलंगाना लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत का 103वां सदस्य स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2022 में 100वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सबसे सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र बना पश्चिमी यूरोप।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 देखते हैं। वर्ष 1995 प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी द्वारा होता है। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। सूचकांक के तहत विश्व के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त है। 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्न है। विधि नियम है, रूल ऑफ लॉ, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठता, न्याय प्रभावशीलता। दूसरा सरकार का आकार, सरकारी खर्च, कर का बोझ और राजकीय कोष। और है रेगुलेटरी इफिशियंसी, व्यवसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता। खुले बाजार हैं, व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता। इसमें भी तथ्य दिखते हैं। तो 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 4 देशों जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः गैर स्वतंत्र यानी मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है, जो 50 और 59 के मध्य में स्कोर करती हैं उन 65 अर्थव्यवस्थाओं को। भारत, ब्राज़ील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित की गई। सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्कोर रहा 52.9 यानी मोस्टली अनफ्री, ये को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल है। भारत, ठीक है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर द क्लाइमेट AIM ऑफ क्लाइमेट AIM4C संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात UAE की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो UK में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26, ठीक है, COP26 के दौरान 2021 में हुई थी। AIM4C 5 वर्षों के मध्य जलवायु से स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश एवं समर्थन को बढ़ावा चाहते हैं ताकि भागीदारों की एकजुटता करके जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। अब याद रखने वाली क्या बात है, भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर AIM4C में शामिल हो गया है। भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेसमैन फोरम के दौरान IM4C में शामिल हुआ है। वर्तमान में IM4C 47 सदस्य हैं। वर्तमान में पहल ने वैश्विक स्तर पर $8 बिलियन से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 8 से 10 मई 2023 के मध्य AIM4 क्लाइमेट समिट अमेरिकी की मेजबानी में वाशिंगटन DC में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक देखते हैं 2023। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्य संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी GIPC द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है। इसमें सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन हुआ है। फरवरी 2023 में USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में वैश्विक नवाचार नीति GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया है। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक को 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व के 55 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई हैं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 90% योगदान देगी, ठीक है। और इसमें 3 शीर्ष देश कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, UAE और फ्रांस। USA का 95.48 और UAE का 94.1 और फ्रांस का 93.12। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अंतिम 3 देश हैं, वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि में भारत एशिया के 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सचिवालय बर्लिन जर्मनी द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाएगी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षण एवं विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर विश्व में 180 देशों व क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में
0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया गया है, जहाँ 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन होने से है। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। प्रतिवर्ष जारी होने की वाली इस रिपोर्ट को 28वां संस्करण है। सूचकांक में डेनमार्क 90 पोजीशन शीर्ष स्थान पर है, इसका स्थान स्कोर 90 है, और जबकि सोमालिया नीचे स्थान पर है। तो डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे और सोमालिया लास्ट पोजीशन पे है। डेनमार्क काफ़ी जगह फर्स्ट पे है, ठीक है, और अंतिम में सोमालिया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत 40वें नंबर पर है। भारत बासनेर अर्थव्यवस्था का अध्यक्ष, भारत बासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष हुआ है, जो बासना व्यवस्था देखते हैं। बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं यानी डबल यूज गुड्स एवं तकनीकी के हस्तांतरण का निगरानी करता है। बासेनार नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है, जहां यह समझौता वर्ष 1995 में हस्तांतरित किया गया था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1996 में हुई थी। इसका सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। वर्ष 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिकी, फ्रांस और यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इस सदस्य बाहर हो गया है। 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर बासना व्यवस्था का पूर्ण सत्र यानी प्लीनरी की अध्यक्षता ग्रहण की है, ठीक है। ज्ञातव्य कि 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना बासना व्यवस्था में 26वां वार्षिक पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ही भारत का बासना व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई है। अध्यक्षता के रूप में भारत का कार्यकाल 1 साल तक रहेगा। भारत ने आयरलैंड से बासना व्यवस्था के पूर्व सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के अध्यक्ष बना है, ठीक है, यह फर्स्ट टाइम है। अब अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था देखते हैं। जांगर समिति, इसे एनपीटी निर्यातक समिति एनपीटी एक्सपोर्ट्स कमेटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसके 37 सदस्य हैं। भारत इस समिति का सदस्य नहीं है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप, यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। टोटल 48 सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह, यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। 2018 में भारत इस समूह का सदस्य बना। वर्तमान में इसके सदस्यों की कुल संख्या है 43। MTCR, इसकी स्थापना 1987 में की गई है। वर्ष 2016 में भारत इस समूह का सदस्य बना है। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 35। तो MTCR में 35 और ऑस्ट्रेलिया समूह में 43 और NSG में 48 और जांगर समिति में 39। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI के तहत व्यक्ति यानी पर्सनल और सिविल एवं आर्थिक इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व का मानव की स्थिति को प्रस्तुत किया गया। तो जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक का 8वां संस्करण है। HFI 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों यानी कि वैश्विक जनसंख्या का 98.1% शामिल किया गया। इनमें फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड, दूसरा पे न्यूजीलैंड, तीसरा है एस्टोनिया, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे है HFI में स्विट्जरलैंड। HFI 2022 में 10 दक्षिण एशिया में सिंगापुर, ठीक है, 10 एशियाई देश हैं सिंगापुर, ठीक है। भारत रहा है 10वीं पोजीशन पे टॉप 10 में। ईरान CSW से बाहर हो गया है। देखते हैं महिलाओं की स्थिति पर आयोग CW कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक का एक कार्यात्मक आयोग यानी कि फंक्शन कमीशन है। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता था, जिसका उपचुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण, ठीक है, आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत भी CSW का सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2025 तक है। याद रखने वाली कौन सी बातें हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यालय के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया है ईरान को, ठीक है। 2022 CSW ने ईरान का कार्यकाल वर्ष 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था।
अतः उसे विशेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में 29 देश ने मतदान किया है। प्रस्ताव के विपक्ष में 8 देशों में बोल्विया, चीन, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस और जिम्बाब्वे ने मतदान किया है, जबकि भारत सहित 16 देशों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। ठीक है, 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब ना पहनने का आरोप लगाया गया था। ईरान में उन पर हिजाब ना पहनने का आरोप लगाया गया था। अब कौन थी? महसा अमीनी को हिजाब ना पहने, इन्होंने हिजाब नहीं पहना था, इसलिए इनको हिरासत में ले लिया गया था, जिस वजह से इन पूरे ईरान को ये सज़ा मिली है और उनको जो बनाया गया है उसे बाहर कर दिया। ठीक है, हिरासत में उन्हें पीटा भी गया है, जिसके फलस्वरूप अमीनी की मृत्यु हो गई थी। वाह, मतलब हिजाब नहीं पहना तो उन्हें पीटा भी है और उनकी इसके दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुई। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्रूर कार्रवाई की। इसी परिणाम स्वरूप ईरान को CIW से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। विश्व प्रतिभा रैंक 2022 देखते हैं तो वर्ष 2013 में प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंक का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। इस अब याद रखने वाली कौन सी बात है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग का 9वां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2022 में प्रति व्यक्ति माध्यम एवं उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, जिसमें पहले है स्विट्जरलैंड, स्वीडन। ठीक है, अभी तक हमने कितने जगहों को देखा है? फिनलैंड हो गया, ठीक है, और डेनमार्क कभी आगे बढ़ा है, उसके बाद स्विट्जरलैंड आगे बढ़ा है। तो लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63वें स्थान की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान रहा है। इस सूचकांक में शामिल 63 देशों की सूची में भारत ने 52 स्थान हासिल किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 12वें स्थान प्राप्त हुआ है। WTR भारत की रैंकिंग, ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है? 2018 में 53, 2022 में 52 है और 2056 में 56 थी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देखिए, अब याद रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मई 2019 को यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे हास्य अभिनेता एवं पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्हें विश्वभर में युद्ध काल के नेतृत्व यानी वार टाइम लीडर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। मार्च 2022 में उनके साहस एवं वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर जेलेंस्की कर दिया गया है। ऑसी चिरिस्निट्स, ठीक है, जेलेंस्की, ठीक है, किसे फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण किया गया है 150 मिलियन पुराने पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों ने के एक समूह ने। उल्लेखनीय है कि फेदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी वोलोदिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। अन्य विजेता देखो, हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान, एंटरटेनर ऑफ द ईयर
ब्लैक पिंक द कोरियाई पॉप के पॉप बैंड। एथलीट ऑफ द ईयर एरॉन जज, अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी एरॉन जज। आइकन ऑफ द ईयर मिशेल यो, मलेशिया नेत्री। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ग्रेगरी रॉबिन्सन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम। ठीक है। ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गाइटनर, अमेरिकी गायिका हैं। फोर्ब्स विश्व की 100 यानी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में देखते हैं। तो फोर्ब्स की शुरुआत में शक्तिशाली महिलाओं के लिए की जाती है, 19वां संस्करण है और 100 लोगों बताए गए हैं। याद रखने वाली चीज़ें हैं कि इसका जो अध्यक्ष ना वे हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो जर्मनी शीर्ष पर आया। ठीक, जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्षा क्रिस्टीन लैंगे दूसरे स्थान पर रही हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी और दूसरा क्रिस्टियन लेगार्ड दूसरे, और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर रही हैं। ठीक है। सूची में जहां यूएसए के टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्षीय शक्तिशाली महिला हैं, वहीं यूएसए की नैन्सी पेलोसी सबसे उम्रदराज यानी शक्तिशाली महिला हैं। वर्ष 2022 में विश्व की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रथम महिला मुख्य प्रधानमंत्री का पहली बार शामिल किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया है। इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। सूची में 100 मतलब 100 महिलाओं में सूची में शामिल प्रमुख महिलाएं देखते हैं। मैरी वर्रा को फोर्थ रैंक मिली है। ठीक है। ये अमेरिका के हैं और सीईओ जनरल मोटर्स के हैं, पद पर है। जनरल मोटर्स के सीईओ हैं और ये अमेरिका के हैं। मैरी वर्रा। क्रिस्टलिना जॉर्जिया बुल्गारिया की हैं, प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय IMF यानी कि मुद्रा इंटरनेशनल मौद्रिक फंड, ठीक है, के सीईओ प्रबंधक हैं। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ठीक है। और साई इंग वैन 7वीं पोजीशन पे, ताइवान के राष्ट्रपति हैं। जेनेट येलेन अमेरिकी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, वित्त मंत्री अमेरिका के। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस वर्ष में 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। इस वर्ष जो है सर्वाधिक पावरफुल महिलाओं की श्रेणी में 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस सूची में शामिल हैं। ठीक है। निर्मला सीतारमण भी इस सूची में शामिल है और उनको 36वां स्थान मिला है। उन्होंने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। ठीक है। ये वर्ष 2021 में 37वें और वर्ष 2020 में 41वें तथा 2019 में 34वें स्थान पर थी। एचसीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 53वें स्थान पर रही और सेवी की अध्यक्षता मधुबई पुरी पुछ 54वें स्थान पर हैं। सेल की अध्यक्षा सोमा मंडल 67वें पोजीशन पर हैं। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 170वां स्थान हासिल किया है और नायका संस्थापक एवं सीईओ फाल्गुनी नायर 89 पोजीशन पे हैं। 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 2020 BBC, ठीक है, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची में रहा है। इस वर्ष का संस्करण की थीम है प्रगति। यह इस सूची का 10वां संस्करण है। सूची में इन महिलाओं के संदर्भित किया गया जिन्होंने हाल ही के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में से सुर्खियां बटोरी हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाएं जैसे प्रियंका चोपड़ा है, शीर्षा बादल है, एरोनॉटिकल इंजीनियर स्नेहा जायवले है, सामाजिक कार्यकर्ती गीतांजलि श्री है, लेखिका, इनको शामिल किया गया है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 EIU इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट फॉर लिविंग 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है और ये कौन करता है? EIU संचालित करता है। ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर माह में जारी की जाती है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 177 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। रैंक में न्यूयॉर्क शहर की कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किए गए। इनका बेस ईयर कौन सा है? न्यूयॉर्क को कीमतों के लिए। EIU के सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं। कौन है? सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है।
दमिश्क सीरिया विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। सीरिया सीरिया आपने अगर एक मूवी देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार एक्टर है और वो सीरिया से भारत इंडिया वापस आने के लिए, वो और उसकी फैमिली आने के लिए, और वहाँ पर बाहर युद्ध चलने लगता है, ठीक है। उसमें सीरिया का जिक्र हुआ है, वो सीरिया में रह के फिल्म बनाई गई थी, ठीक है। ये सबसे सस्ता शहर है। 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर काराकास वेनेजुएला 132% दर्ज की गई थी। काराकास वेनेजुएला 132% की दर्ज की गई थी। बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद को सबसे सस्ते 10 शहरों की सूची में किया गया है शामिल। बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु और अहमदाबाद गुजरात। अब GPAI का अध्यक्ष बनाया भारत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं वैश्विक साझेदारी यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें बहुत से स्टेक होल्डर पहल है, एक अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों में बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI के आधिकारिक तौर पर 15 जून 2022 को लॉन्च किया और GPAI का सचिवालय पेरिस में स्थित है। और पेरिस में स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई है। GPAI के 15 संस्थापक हैं, जिनमें 14 देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत भी है। 15 GPAI के 15 संस्थापक देशों में इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, UK और अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय पैसे संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29। इसके अतिरिक्त OECD GPAI में स्थायी पर्यवेक्षक भूमिका निभा रहा है। वर्ष दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI के में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। अब याद रखने वाली बात है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, GPAI है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत ने अगले वर्ष GPAI परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी 2022 में। GPAI ने यह अध्यक्षता फ्रांस में ग्रहण की है, फ्रांस से ग्रहण की है। GPAI परिषद एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। देखो, पहला शिखर सम्मेलन हुआ है 3 से 4 दिसंबर 2020 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में GPAI। अब दूसरा हुआ है पेरिस में और तीसरा हुआ है टोक्यो में, और ठीक है, और यहाँ फ्रांस से उसने अध्यक्षता हासिल की है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 में किया जा रहा है। सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन में का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में बांटा गया और 14 संकेतों को में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किए गए हैं। ये 4 श्रेणी कौन है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति, ठीक है। नवीनीकरण में कुल स्कोर का 20%, टोटल ऊर्जा में 20%, जलवायु में 20%, ग्रीन हाउस में 40% है। याद रखने वाली बातें हैं कि COP27 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCP क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक का 18वां संस्करण है। शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते को लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों के रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, ठीक है। इसीलिए इसे मतलब शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है शीर्ष पर, क्योंकि लोगों ने पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों को रोकने के लिए कोई भी विशेष कदम नहीं उठाए थे, इसलिए कोई भी विशेष पोजीशन पर नहीं पहुंचा। कोई भी देश वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने का मार्ग पर अग्रसर नहीं हुआ है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क ने CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप से 4था स्थान हासिल किया है। डेनमार्क फिर भी आगे रहा है।
ईरान को सूचकांक में अंतिम स्थान मिला है। डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को, भारत भी है टॉप 8 में। ब्रिक्स में, ठीक है, ब्रिक्स में भारत 8 पोजीशन पे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 8वां स्थान रहा है। भारत 2022 की रिपोर्ट में 10वें स्थान पर था। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन निम्नलिखित है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसको उच्च समग्र रेटिंग मिली है, नवीनीकरण में मध्यम, ऊर्जा उपयोग में उच्च और जलवायु नीति में मध्यम। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा पार्टुलांस इंस्टीट्यूट और तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट HCLI के सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GTCI 2022 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 9वां संस्करण है, जिसका शीर्षक है द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट। द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द बर्ड ड्राफ्टिंग टुवर्ड इंक्रीज टैलेंट इन इक्वलिटीज। GTCI 2022 133 देशों में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, में 175 शहर शामिल किए गए हैं। GTCI 2022 में प्रथम 5 स्थानों को क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन स्थित शामिल है, जबकि अंतिम 5 स्थानों में चाड और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और इथियोपिया और माली स्थित शामिल है। GCTCI 2022 में भारत में के 8 शहरों को स्थान मिला है। ये 8 शहर देखते हैं। ये 8 शहर हैं: बेंगलुरु है, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, सूरत। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक देखते हैं। रिश्वत जोखिम सूचकांक, तो विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है। ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत यानी बिजनेस इंटरेक्शंस विद गवर्नमेंट, सरकार और सिविल सेवा की में पारदर्शिता, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस ट्रांसपेरेंसी, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र तथा उनका प्रवर्तन, एंटी ब्रेवरी, डिटरेंस एंड इन्फोर्समेंट, और मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमताएं, कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द मीडिया। देश के 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए गए, जिसमें 1 सबसे कम जोखिम और 100 सबसे उच्च जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस सूचकांक में रिश्वत रोधक मानक निर्धारण संगठन ट्रैश द्वारा जारी किए गए हैं। 194 देश शामिल हैं और 4 के स्थान नॉर्वे ने प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। सूचकांक के तहत समग्र विश्व को 4 के नॉर्वे ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि उत्तरी कोरिया ने समग्र 93 के स्थान में अंतिम स्थान हासिल किया है, 94 और प्राप्त किया है। नवीनतम सूचकांक में भारत ने 86वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2021 में 82वां स्थान हासिल प्राप्त किया था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2008 में से रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित की जा रही है। वर्ष 2022 का रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स रिपोर्ट 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्य 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतों के आधार पर किया गया है, ठीक है। 13वां संस्करण 8 कारक हैं, 44 संकेत हैं। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट WJP द्वारा रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स 2022 जारी किए गए। इस सूचकांक में 140 देश यानी क्षेत्राधिकारियों ने कानून के शासन का मूल्यांकन किया है, जिसमें डेनमार्क प्रथम पोजीशन पे, नॉर्वे सेकंड और फिनलैंड थर्ड पोजीशन पे। सूचकांक में अफगानिस्तान 138 में, कंबोडिया 139 में और वेनेजुएला 144 स्थान पर है। यानी कि अफगानिस्तान थोड़ा बहुत पीछे रह गया लास्ट पोजीशन में आने तक। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिणी एशियाई देशों में नेपाल, श्रीलंका और भारत क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। नेपाल, श्रीलंका, भारत। इसके अतिरिक्त सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर रहा है। निम्न मध्यम इनकम यानी लोअर मिडिल इनकम।
वैश्विक भूख सूचकांक 2022 देखते हैं। तो वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति यानी कि IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जारी किया गया है। हालांकि 2018 में IFPRI वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया है। तब से यह सूचकांक वेल्थ, हंगर, हेल्थ एवं कर्सन वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतों को जैसे कि अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक को 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। इस सूचकांक के GHI स्कोर में 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भूखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। तो 9.9 सबसे कम यानी सबसे कम, और 10 से 19.9 मध्यम, और 20 से 34.9 गंभीर, 35 से 49.9 भयावह, और 50 से या उससे अधिक स्कोर भूखमरी की चरम भयावह दिया गया है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो 13 अक्टूबर 2022 को कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ, हंगर, हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इस सूचकांक में का 17वां संस्करण है और रिपोर्ट खाद्य प्रणाली रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, लोकल गवर्नेंस विषय पर केंद्रित है। GHI रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के अब वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार GHI स्कोर 118.2 है, जो भूख की मध्यम यानी मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा गया है कि जो 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया स्कोर GHI द्वारा स्कोर 27.4 भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है। इसके बाद अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा GHI का स्थान मिला है। GHI 2021 में वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में पहुंचा है। सोमालिया GHI 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि 5 देश जब मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर एवं येमन भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं पहले से ही 5 देश, जिसमें अब सोमालिया और शामिल हो गया। चारों देशों जैसे कि बरमूडा, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया को अंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। GHI 2022 के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक 52.2% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन मामले में येमन में सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक है। दो 2022 GHI रिपोर्ट में 121 देशों में GHI स्कोर की गणना कर उन्हें रैंक प्रदान किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 117 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। कोस्टा रिका एवं UAE संयुक्त रूप से इस सूचकांक में 18वें स्थान पर हैं। ठीक है, ब्रिक्स देशों की स्थिति देखते हैं। ब्राज़ील 20वीं पोजीशन पे, रूसी है 28वें, भारत है 107 पोजीशन पे, चीन है 1 से 117 रैंक समूह तक। ठीक है, अंतिम 5 है यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, कांगो और चाड। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति 121 देशों में से 107 पोजीशन पे है। स्थिति है GHI 2022 भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। याद रखने वाली बातें हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन THE यानी कि ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में जारी किया है। 8 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इस रैंकिंग का 15वां संस्करण है। इस वर्ष की रैंकिंग में 760 संस्थानों को शामिल किया गया है।
इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन यानी कि मुख्य 125 के हैं, जिनमें से चीन के देखते हैं पेकिंग विश्वविद्यालय चीन भूमि में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर में, सिंगुआ चीन में। वर्ष 2023 की रैंकिंग के अनुसार 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 14वां IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT मद्रास, खड़गपुर और कानपुर के 66वां रैंक प्रदान किया गया है। इसकी क्या रैंक, इसको 52.4। टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 देखते हैं। टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका हायर एजुकेशन THE में का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रतिशत संकेतकों पर आधारित है। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 जारी की है। वर्ष 2023 की रैंकिंग में 104 देशों एवं क्षेत्रों की कुल 1799 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालय के संदर्भों में यह सबसे बड़ा संस्करण है। समग्र रैंकिंग USA के सर्वाधिक 170 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके बाद क्रमशः जापान के, US और यूनाइटेड किंगडम के, चीन के और भारत के स्तर शामिल हैं। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है। यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार प्रथम आने वाला विश्वविद्यालय है। चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ सिंगुआ। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। ठीक है, शीर्ष 300 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। नोबेल पुरस्कार 2022 देखते हैं। 21 अक्टूबर नोबेल पुरस्कार 2022। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2022 देखते हैं। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे। अल्फ्रेड नोबेल काम करते स्वीडिश के, ये स्टॉकहोम सम्मेलन में है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लिखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किया जा रहा है। जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजिस रिक्सबैंक यानी स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार याद रखने वाली बातें हैं कि 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है उनके नाम देखते हैं। तो वैन एस बर्नाके द ब्रुकलिन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC USA। डगलस W डायमंड ये भी USA के हैं। फिलिप L डायविन ये भी USA के हैं। यानी तीनों अर्थशास्त्री कहाँ के? USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध यानी फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 देखते हैं। तो 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार घोषणा की गई है। यह पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को प्रदान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में विजेता निम्नलिखित हैं। एलेस बियालित्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। एलेस बियालित्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने वर्ष 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रियात्मक वायसना नामक संगठन की स्थापना की है। ठीक है, बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन की स्थापना की है। एलेस बियालित्स्की मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। मेमोरियल
इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ ने की थी। इसके संस्थापक ने वर्ष 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रे सखारोव तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गनुसकीना शामिल थीं। यूक्रेन ने मानवाधिकार एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की है। यूक्रेन ने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 तो 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2022 साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। 2022 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी एज क्या है? 82 वर्षीय नोबेल पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला हैं। ठीक है, साहित्य के रूप में पहली हैं, वैसे 17वीं। इनका प्रथम उपन्यास अंग्रेजी में वर्ष 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित हुआ है। लेस आरबीजी विडेस तो क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित हुआ है, वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ था। इनके नाम के प्रमुख है अ मैन्स प्लेस, अ वुमेन्स स्टोरी, द ईयर्स, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2022 देखते हैं। तो 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 में हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया है उनमें देखते हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, मार्टिन मेंडल, ठीक है, और के वेरी शार्पलेस, तीनों ही अमेरिका के हैं, बट ये डेनमार्क का है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन। ठीक है, कौन है? संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया है पीस के मामले में। इन 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। वेरी शार्पलेस एवं मार्टिन मेल्ड ने रसायन विज्ञान के एक नए कार्यात्मक क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी। कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया और जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग करना आरंभ किया। कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रियाओं का विकास किया जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिकाओं के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित करती है। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर है जब वेरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व उन्हें वर्ष 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार जीतने वाली ये दूसरी वैज्ञानिक हैं। उल्लेखनीय कि फ्रेडरिक सेंगर यूके रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाला प्रथम व्यक्ति थे। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देखते हैं 2022। 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडिश स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की घोषणा की गई है। इस वर्ष एक पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के और जॉर्ज एफ क्लाउजर अमेरिका के, एंटोन जिनलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिज्म के एक विचित्र गुण आपस में घुलते हुए फोटोन ठीक है, आपस में घुलते हुए फोटोनों के पर किए गए प्रयोगों पर बेल असमानता यानी असमता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया है। इन 3 वैज्ञानिकों ने एंटेगल्ड क्वांटम व्यवस्था पर क्रांतिकारी प्रयोग संचालित किए हैं। चिकित्सा विज्ञान पर नोबेल पुरस्कार 2022 देखते हैं। द नोबेल असेंबली एंड कैरोलिंस्की इंस्टीट्यूट, द नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा वर्ष 2022 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन और मेडिसिन की घोषणा की है। इस वर्ष यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो को प्रदान किया गया है। स्वांते पावो, इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानव आदि मानव प्रजातियाँ होमनिज्म या जीनोम अथवा मानव विकास ह्यूमन एवोल्यूशन से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया जो वर्तमान समय में मनुष्य के विलुप्त पूर्वज या संबंधी है। उन्होंने पूर्व में अज्ञात यानी डेनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज की है। पावो की महत्वपूर्ण खोज ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे पोलियोजीनोमिक्स कहते हैं। पोलियोजीनोमिक्स
म्यांमार देखते हैं, FATF की ब्लैक सूची में शामिल है, हुआ है म्यांमार। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई है। वर्तमान में इसकी कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इंडोनेशिया FATF एकमात्र पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर देश है। भारत में 2010 से FATF का सदस्य देश है, ठीक है, 2010 से FATF का सदस्य है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 2010 में ये भारत भी इसका सदस्य बन चुका है। 24 जनवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित किया है, यानी कि 2023 में FATF ने रूस की सदस्यता को निरस्त किया है। अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के TM राजकुमार द्वारा की गई है। इस बैठक में म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द कोरिया, उत्तरी कोरिया ब्लैक सूची में शामिल है। ज्ञातव्य है कि ब्लैक सूची का आधिकारिक रूप से हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, मोजाम्बिक और तंजानिया के FATF के ग्रे सूची में शामिल है, जबकि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 देखते हैं। तो 2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा किया गया है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट नेटवर्क भागीदारों तथा कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI, इकोपेट्रोल कोलंबिया और टर्किश एक्सपोर्ट्स असेंबली TIM की सहयोग की भूमिका रही है। याद रखने वाली बात है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 15वां संस्करण है और इसका शीर्षक है कि नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन पर को मापकर इन्हें रैंकिंग प्रदान की गई। वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड लगातार 22वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचार अर्थव्यवस्था रिमोट इनोवेटिव इकोनॉमी रही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था देखते हैं। स्विट्जरलैंड की सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, उसके यूनाइटेड किंगडम, उसका नीदरलैंड, यानी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। उसके बाद दूसरी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 44वीं रैंकिंग हासिल की है, जो अभी भी भारत की सबसे रैंकिंग है। उल्लेखनीय है कि तुर्की 37वां स्थान और भारत का 40वां स्थान पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में शामिल हुआ है। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में और मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है। भारत, केन्या, मालडोवा और वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर का खिताब हासिल किया है, ठीक है। वर्ष 2022 में पहली बार इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान को इनोवेशन अचीवर का दर्जा हासिल किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत वर्ष 2022 में विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई है। वर्ष 2022 में टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष टॉप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई शामिल हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विकसित एवं विकासित देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को मूल्यांकन करने का वाला एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तक कार्टिवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रयोजित किया गया है। यह सूचकांक सर्वप्रथम 2012 में जारी किया गया था। साथ ही सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन जिन 4 प्रमुख स्तंभों यानी पिलर्स के आधार पर किया गया है वे निम्नलिखित हैं: खाद्य समर्थन और खाद्य उपलब्धता, यानी फूड और गुणवत्ता एवं सुरक्षा स्थिरता अनुकूलन। इसमें ये तथ्य देखते हैं कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इस बार सूचकांक में 113 देश शामिल हैं और इस सूचकांक का 11वां संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। इसमें फिनलैंड सबसे फर्स्ट पोजीशन में, आयरलैंड और नॉर्वे थर्ड पोजीशन पर है।
GFSI 2012 में भारत के 58.9 समग्र स्कोर के साथ 68वां स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि GFSI 2021 में भारत ने 57.2 समग्र स्कोर के साथ 71वां स्थान हासिल किया है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 23 देशों की रैंकिंग में भारत ने 14वां स्थान हासिल किया है। खाद्य उपभोक्ता स्तंभ में भारत का स्कोर 2.3 रहा है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी 3 भारतीय शहर शामिल किए हैं। 3 भारतीय शहर देखते हैं कौन कौन से, ठीक है, इनको ज़्यादा नहीं देखेंगे। वैश्विक अधिवेशन ग्लोबल जीवन पर्यंत अधिगम है UIL हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। स्थानीय सरकारों की जीवन पर्यंत अधिगम रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करने के लिए UIL यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात है नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल, ठीक है, इन सदस्य शहरों में से 3 शहरों को शामिल किया गया है। यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। यह अपने आभूषण यानी त्रिशूर जो केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, नीलाम्बुर देखते हैं। नीलाम्बुर सागौन का स्थल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सागौन जन्म पाया जाता है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिक पर्यटन गंतव्य स्थल है। ठीक है, और यूनेस्को ने 5 लाख एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले को GNCL शामिल करने की प्राथमिकता दी है। हालांकि नीलाम्बुर यानी GNLC में शामिल होने वाला एक ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है, नीलाम्बुर। और वारंगल है तेलंगाना का शहर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, पहली बार 2006 में जारी की गई थी। ठीक है, इसको 4 आयामों में डिवाइड किया गया है। आर्थिक भागीदारी और अक्सर शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, आर्थिक भागीदारी और अक्सर शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, ये 16वां संस्करण है। ठीक है, और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2004 गए देशें 146। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, इनमें से फर्स्ट सेकंड देख लीजिए, इतना बहुत है। तो जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 3 शीर्ष देश हैं, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। और लैंगिक असमानता में जहाँ पे आसमान है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कांगो। अफगानिस्तान में बाढ़ चल रहा है इसलिए तो इसमें असमानता ज़्यादा ही होगी। लोग लड़कियों को बहुत दिक्कत, बहुत बेकार हो रहा है वहाँ पे। बाद में जब अब तक 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, यानी कि भारत ने अब तक 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया। भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2022 में 135वें स्थान पहुँच गया है। ठीक है, भारत कौन सी पोजीशन पर पहुँच गया है? 135वें पोजीशन पहुँच गया है। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामले यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर DESA के जनसंख्या विभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक जनसंख्या परावर्ती एवं भावी संभावना को व्यापक विवरण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1991 से किया गया है। ठीक है, इसमें 2030 में 8.5 बिलियन जनसंख्या थी। इसे बताओ। जीवन प्रत्याशा दर है 72.8%। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 1990 से लेकर 1950 में देखते हैं। 1990 में चीन सबसे ज़्यादा था और 1922 में भी चीन है, लेकिन जब 2050 तक जनसंख्या भारत की चीन से ज़्यादा हो जाएगी। चीन दूसरे स्थान पहुँच जाएगा। अमेरिका, इंडोनेशिया वो सब वही रहेगा। बस भारत जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे और चीन सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा 2050 में। अब देखते हैं भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समितियों में चयनित। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समितियों में चयनित। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। यूनेस्को द्वारा इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय यानी कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अभिसमय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, 2003 में पारित किया गया था यूनेस्को की। भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं कि 5 जुलाई 2022 के मध्य प्रदेश स्थित यूनेस्को का मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा में 9वां सत्र आयोजित किया है। इस बैठक के दौरान भारत को वर्ष 2022 से 26 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया। यह भारत की समिति का तीसरा कार्यकाल है। पूर्व में भारत की इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए गए। पहला कार्यकाल 2006 से 10 के बीच में और दूसरा 14 से 18 के बीच में। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें देखते हैं तो यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं देखते हैं। रामलीला रामायण की परंपरागत संस्कृति है, 2008 में चुनी गई। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, कुटियात्तम संस्कृत नाट्यकला, रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान रंगमंच है, 2009। मुडियट्टू केरल का अनुष्ठान रंगमंच एवं नृत्य नाटक है, 2010। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य कालबेलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है। छऊ पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो झारखंड एवं उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। छऊ लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य है। ठीक है, इसको भी देख लो। मुडियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नोर नृत्य है। रम्मन गढ़वाल वार्षिक धार्मिक एवं उत्सव है और कुटियात्तम संस्कृत नाट्यकला है। वैदिक मंत्रोच्चार की रामलीला रामायण की परंपरा की संस्कृति है, 2008 में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पंजाब के जठियाल गुरु के ठठेरा द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल एवं तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला। पंजाब के जठियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल एवं तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला। योग है नवरोज नव वर्ष के उत्सव का आयोजन, कुंभ मेला 2017 और कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये सब जोड़े गए हैं। बात की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। वैश्विक सांस्कृतिक सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व की एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लोलिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किल्लोलिया द्वारा वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई। ये रिपोर्ट विश्व में शांति की प्रवृत्तियों, ठीक है, इसके आर्थिक मूल्य तथा शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक व्यापक एवं आंकड़ा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें तथ्य है कि 15 जून 2022 को GPI के 16वें संस्करण को जारी किया गया है। इस सूचकांक में विश्व के 163 देश क्षेत्रों वैश्विक जनसंख्या का 99.7 को शामिल किया गया है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले 14 वर्षों में यह 11वां अवसर है जब वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट आई है। ठीक है, GPI 2022 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोपीय है। इसके साथ ही यूरोपीय देशों का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र कौन सा है ये भी देखेंगे। आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है, आइसलैंड। और अफगानिस्तान सबसे अशांत। इसमें देखो आइसलैंड है, इसको लाया 1.107%, ये रैंक 1 है। न्यूजीलैंड सेकेंड है, आयरलैंड थर्ड है, डेनमार्क फोर्थ है, ऑस्ट्रिया 5 है। तो जहाँ अशांत अफगानिस्तान, यमन और सीरिया, इन सभी जगह युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस, दक्षिणी सूडान। GPI 2022 भारत 135वें स्थान पर हुआ है। सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य देखते हैं। अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के